सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ। तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में काफ़ी कुछ देखा था और इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस हम कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं उसके उसके ऊपर कुछ हमने न्यूमेरिकल्स देखे थे। तो कुछ न्यूमेरिकल्स अभी देखते हैं, फिर उसके बाद आज के जो टॉपिक्स हैं वो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चंस देखते हैं सबसे पहले, जो कि लास्ट लेक्चर पे बेस्ड हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने पे आपने बताना है कि कॉन्सेंट्रेशंस कितनी कितनी है, केसी कितना होगा। तो आपके पास 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन है इन 1 लीटर फ्लास्क। ये जैसे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस हैं आपके पास, इनिशियल अमाउंट आपको दी गई है ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। इन दोनों को आपने 1 लीटर फ्लास्क में डाल दिया और इक्विलिब्रियम पे एट इक्विलिब्रियम एमोनिया फॉर्म्ड रिक्वायर्ड 100 ml ऑफ 5 ml HCl। अब देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम अप्रोच करेंगे कि हमारे पास ये रिएक्शन थी, इनिशियली 1 मोल हमने नाइट्रोजन लिए, 3 मोल हमने हाइड्रोजन लिए। जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो लेट से x मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन कर जाएंगे विद 3x मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और आपको 2x मोल्स ऑफ अमोनिया मिल जाएंगे। अब अगर आपके पास इक्विलिब्रियम पे 2x मोल्स ऑफ अमोनिया प्रेजेंट है तो उसको HCl के साथ न्यूट्रलाइज करवाने के लिए कितना HCl आप यूज कर रहे हो आप निकाल सकते हो ना। यू हैव यूज्ड 100 ml ऑफ 5 मोलर HCl। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितने होंगे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम आप लीटर्स में पुट करते हो तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, इट इज 0.1 लीटर। तो HCl के मोल्स कितने आपने यूज किए हैं, 0.5। जितने HCl के मोल्स यूज हुए हैं उतने ही अमोनिया के मोल्स होंगे, क्योंकि अमोनिया और HCl रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ 1:1 की रेशियो में। तो अगर 0.5 मोल्स ऑफ HCl यूज हुए हैं तो 0.5 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रेजेंट होंगे एट इक्विलिब्रियम। तो आपको पता लग गया कि जो 2x है दैट इज इक्वल टू 0.5, तो x इज इक्वल टू 0.25। तो x आपको पता लग गया है। अब सबकी अमाउंट आपको एट इक्विलिब्रियम पता लग जाएगी कि नाइट्रोजन आपके पास 0.75 मोल्स है, हाइड्रोजन आपके पास 2.25 मोल्स है और एमोनिया आपके पास 0.5 मोल्स है। ये सब मोल्स लिखे हैं नाइट्रोजन के, हाइड्रोजन के एंड एमोनिया के। दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ये हाइड्रोजन के मोल्स हो गए और ये एमोनिया के मोल्स हो गए। हमने केसी डिटरमिन करना है, तो केसी के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कॉन्सेंट्रेशंस चाहिए ना। केसी आप लिख सकते हो ऊपर वाली रिएक्शन का। कॉन्सेंट्रेशंस क्या होंगी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना, इट इज 1 लीटर। तो आप देख लो जो कॉन्सेंट्रेशन होगी, जो मोल्स होंगे वही कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल आएगा। तो सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है और आपने आंसर निकालना है। वैसे तो जनरल टर्म्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया है, ए। देखो इनिशियली हमने कंटेनर में नाइट्रोजन डाली
और हाइड्रोजन डाल दी। 1 मोल हमने N2 का लिया था और 3 मोल्स हमने हाइड्रोजन के लिए थे। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमारे रिएक्टेंट से, इनिशियली अमोनिया तो कुछ भी नहीं थी हमारे पास, वो तो ज़ीरो थी। तो टाइम बीतता गया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते गए। तो एट इक्विलिब्रियम आपके पास लेट से x मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट कर गए थे। तो अगर x मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट किए होंगे तो वो 3x मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किए होंगे। तो x मोल्स नाइट्रोजन कम हो जाएगी, 3x मोल्स हाइड्रोजन कम हो जाएगी, और एमोनिया कितनी बन जाएगी, 2x मोल्स। ये तो हमने स्टोइकोमेट्री में पढ़ा हुआ है सारी चीजें। हाँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है आज का। तो हमने x के टर्म्स में मोल्स ऑफ एमोनिया निकाले और फिर हमने देखा कि इस एमोनिया को HCl के साथ रिएक्ट करने के लिए HCl के कितने मोल्स चाहिए, वो हमें गिवन थे। तो आपको पता है कि एमोनिया और HCl जब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे तो 1:1 की रेशियो में कंबाइन करते हैं। वो आप रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री से देख सकते हो कि 1 मोल ऑफ एमोनिया विल रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ HCl। जितने मोल्स ऑफ HCl यूज किए आपने उतने मोल्स ऑफ एमोनिया होगी। मोल्स ऑफ एमोनिया पता लग गए, x पता लग गया, तो सब कुछ पता लग गया हमें। ठीक है, नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यू हैव दिस रिएक्शन, सारे के सारे इसमें जो रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, दोज आर गैसेस। हमने रेशियो निकालनी है Kp/P की, वेयर P इज द टोटल प्रेशर, और प्रेशर ऑफ ब्रोमीन आपको गिवन है, इट इज P/9 एट अ सर्टेन टेम्परेचर। तो ये हम कैसे करेंगे, देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जो भी अप्रोच बता रहा हूँ वो फॉलो करनी है आपने। जैसे इनिशियली आपने NOBr लिया, NOBr का इनिशियली प्रेशर P0 था, और जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ, लेट से इसका प्रेशर P अमाउंट से कम हो गया। देखो, जिस रेशियो में मोल्स कंबाइन करते हैं उसी रेशियो में पार्शियल प्रेशर्स ऑफ गैसेस कंबाइन करते हैं। अगर कोई रिएक्टेंट है, उसका जो मोल्स हैं वो अगर x से कम हो रहे हैं तो उसका पार्शियल प्रेशर P से कम होगा, और x और P की जो रेशियो होगी वो कांस्टेंट रहेगी। वो आप समझते हो क्यों? क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन से वो रिलेटेड है, मोल्स और पार्शियल प्रेशर्स। तो हमने पहले इनिशियली NOBr लिया जैसे एक कंटेनर में, जिसका कि प्रेशर P0 था। आपने उसको काफ़ी समय के लिए छोड़ दिया, तो NOBr स्टार्ट्स टू डिकम्पोज टू गिव यू NO एंड Br2। तो जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा तो लेट से तब तक P0 प्रेशर कम होके NOBr का P0 माइनस P रह गया। इसका प्रेशर अगर P अमाउंट से कम हो रहा है तो इसका प्रेशर P अमाउंट से बढ़ जाएगा, और इसका प्रेशर P/2 अमाउंट से बढ़ जाएगा। ऐसे ही होगा। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इनिशियली हमने प्रेशर P0 लिया NOBr का, आफ्टर सम टाइम लेट से इसका जो प्रेशर था वो 2P अमाउंट से कम हो गया। तो अगर इसका प्रेशर 2P अमाउंट से कम हुआ है तो इसका प्रेशर 2P अमाउंट से बढ़ जाएगा NO का, और Br2 का प्रेशर कितना बिल्ड हो जाएगा, P बिल्ड हो जाएगा। अब ये तो रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री से देख के लिखा जा सकता है ना। अगर मान लो मैं मोल्स की टर्म्स में लिखता, अगर इनिशियली लेट से मैंने NOBr के A मोल्स लिए, एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन द इक्विलिब्रियम गॉट एस्टेब्लिश्ड, x moles of NOBr have dissociated और 2x moles of NOBr have got dissociated, तो NO के कितने मोल्स बनेंगे, 2x मोल्स बनेंगे, और इसके कितने मोल्स बनेंगे, x मोल्स बनेंगे। 2 मोल्स ऑफ NOBr जब डिकम्पोज करता है तो 2 मोल्स ऑफ NO देता है, 1 मोल ऑफ Br2 देता है। तो मैंने यहाँ अगर 2x मोल्स ऑफ NOBr डिकम्पोज करवाए हैं तो 2x मोल्स ऑफ NO मिल जाएंगे और x मोल्स ऑफ Br2 मिल जाएंगे। अब x मोल्स ऑफ Br2 का अगर प्रेशर P है तो 2x मोल्स का प्रेशर कितना होगा, 2P होगा। ठीक है, तो ये जो मोल्स और पार्शियल प्रेशर्स हैं ये बिल्कुल रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री को ही फॉलो करेंगे। जैसे आप मोल्स की डिसोसिएशन करवाते हो वैसे आप पार्शियल प्रेशर्स की भी डिसोसिएशन करवा सकते हो और फॉर्मेशन करवा सकते हो। चलो, ये हो गया। अब अगर हम देखें तो टोटल प्रेशर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे हमारे पास कुछ NOBr होगा,
कुछ NO होगा, कुछ Br2 होगा, तीनों गैसेस प्रेजेंट होंगी, और जो टोटल प्रेशर होगा इट विल बी द सम ऑफ NOBr, पार्शियल प्रेशर ऑफ NOBr प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ NO प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ Br2। ये क्या है? दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ NOBr, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ NO एंड दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ Br2। तो P टोटल हमारा कितना हो गया? इट इज P0 माइनस 2P प्लस 2P प्लस P। तो टोटल प्रेशर इज P0 प्लस P। ठीक है, तो हमें P टोटल प्रेशर दिया हुआ है। तो इस सिंटेक्स के साथ कंफ्यूज नहीं होना, इसको मैं P1 बोल देता हूं। ठीक है, जो P टोटल हमें गिवन है दैट इज गिवन टू बी कैपिटल P, इसलिए मैंने हमारे वाले P को P1 बोल दिया है। तो आपने P1 कुछ एज्यूम किया ना, P1 और P0। तो P1 और P0 हमारे वेरिएबल्स हैं जो कि हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो इनको हमने एलिमिनेट करना है। अब देखिए किस तरीके से एलिमिनेट करेंगे। हमें दो इक्वेशंस चाहिए। एक इक्वेशन तो हमने ये बना ली है कि जिसमें हमें P गिवन है, बाकी सब वेरिएबल है हमारे लिए। P1 इज वेरिएबल, P0 इज वेरिएबल फॉर अस। दूसरी इक्वेशन हमें कहाँ से मिलेगी? दूसरी इक्वेशन मिलेगी हमें Kp से। Kp विल बी partial pressure of NO square, partial pressure of Br2 upon partial pressure of NOBr square। तो सारी वैल्यूज आप पुट कीजिए इसमें। 4P1 क्यूब अपॉन P0 माइनस 2P1, ये आ जाएगा। अब इसमें हम P0 को रिप्लेस कर देते हैं। P0 is P minus P1, तो 4P1 cube will be equal to P minus 3P1। तो ये हमारे पास Kp की इक्वेशन आ गई। एक और चीज जो आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ Br2 विच इज P/9। तो P1 की वैल्यू डायरेक्टली हमें पता लग गई है, इट इज P/9। तो यहाँ पे P1 को आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए P/9 से, और Kp के लिए आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ अपने एंड पे। हम P1 की वैल्यू यहीं पे ही पुट कर देते हैं कि P1 इज P/9, तो P0 इज 8P/9। तो NOBr का प्रेशर आप देख लो क्या होगा, इट विल बी 8P/9 माइनस 2P/9। NO का प्रेशर कितना होगा? इट विल बी 2P1, सिंपली 2P/9, और Br2 का प्रेशर तो आपको गिवन है, इट इज P/9। तो ये 6P/9 आएगा, दिस इज 2P/3। सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कीजिए और आंसर निकालिए। तो दिस विल बी 4P²/81 into P/9 अपॉन 4P²/9। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये Kp की वैल्यू आ गई P/81, और हमने क्या डिटर्मिन करना था? Kp/P हमने डिटर्मिन करना था, और वो कितना आया? इट इज 1/81। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। तो मेन इसमें सीखने वाला एक ही चीज़ है, वो ये है कि जैसे हम मोल्स का डिसोसिएशन करवाते हैं, रिएक्टेंट के मोल कम करवाते हैं, प्रोडक्ट के मोल्स बनाते हैं एज पर द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन, वैसे ही हम पार्शियल प्रेशर्स के साथ कर सकते हैं।
ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ NOBr ठीक नहीं लिखा है ना, 8p/9 बिल्कुल 2p/3 आएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ NO कितना आया, 2p/9 था। पार्शियल प्रेशर ऑफ Br2 कितना आया, इट इज़ p/9। और पार्शियल प्रेशर ऑफ NOBr कितना आया, इट इज़ 2p/3। तो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे हमने पुट कर दी और सॉल्व कर लिया इसको थोड़ा सा, तो Kp/P हमारे पास 1/81 आया। नेक्स्ट देखें फिर, तो ये क्वेश्चन है नेक्स्ट कि 2 मोल्स ऑफ ईच SO3 CO SO2 CO2 हैव बीन टेकन इन अ 1 लीटर वेसल, और ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ जिसका कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको गिवन है। तो आपने बताना है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स आर लेस देन 8। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे, देखते हैं कि क्या आता है इसमें। हमारे पास SO3 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, दोनों कंबाइन करके SO2 और CO2 हमें दे रही हैं। इनिशियली हमने 2 मोल्स लिए हैं, 1 लीटर वेसल है, इसके भी 2 मोल्स 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 है। हमें नहीं पता कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम रिएक्शन कोशेंट निकाल सकते हैं। रिएक्शन कोशेंट तो कभी भी निकाला जा सकता है ना। रिएक्शन कोशेंट के लिए तो हमें कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम के बाद के ही कॉन्सेंट्रेशंस देखनी है। रिएक्शन कोशेंट कैन बी कैलकुलेटेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO। सबकी कॉन्सेंट्रेशन पुट कर देते हैं, सबके हमने 2 मोल्स ही तो लिए हैं। तो 2/1 2/1, नीचे भी ऐसे 2/1 2/1। तो QC क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। KC कितना दिया है, QC इज 1, KC इज 1/9। तो अगर QC KC से ज़्यादा है तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, बताइए। अगर QC KC से ज़्यादा है तो इसका मतलब आपके पास प्रोडक्ट ज़रूरत से ज़्यादा है, रिएक्टेंट्स कम है। प्रोडक्ट से आपको रिएक्टेंट्स बनाने पड़ेंगे, रिएक्शन पीछे की तरफ जाएगा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट वाली साइड। तो रिएक्शन अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो दिस मीन्स कि ये कुछ डिसोसिएट होगा। लेट्स से इसके एक्स मोल्स डिसोसिएट होंगे जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। प्रोडक्ट्स आपके कंज्यूम होंगे, रिएक्टेंट्स आपके ज़्यादा होंगे। तो अगर आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स देखो इवन एट इक्विलिब्रियम, सारे मोल्स आप ऐड कर दीजिए तो वो 8 ही आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम आपके पास 8 ही मिलने वाले हैं। नंबर ऑफ, फिर ऑप्शंस देखते हैं बाकी की। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, ये क्या 4 के इक्वल आ रहे हैं। तो ये अब देखो कैसे डिटरमिन करोगे। हमने मान लिया कि जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ तो x मोल्स ऑफ CO2 और x मोल्स ऑफ SO2 कंबाइन करके x मोल्स ऑफ SO3 और x मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बना देंगे। तो इक्विलिब्रियम पे हमें कॉन्सेंट्रेशन सबकी पता लग गई। वो क्या आ गई, आप KC का एक्सप्रेशन लिखिए, वो ये आ जाएगा 2 - x स्क्वायर अपॉन 2 + x स्क्वायर, एंड KC इज गिवन टू बी 1/9। और मैथ्स आप मेरे से ज़्यादा जानते हो, तो 2 - x अपॉन 2 + x 1/3 आ गया। तो आप x डिटर्मिन कर लोगे, x कितना आ जाएगा, देखिए दिस इज 4 = 4x, तो x आ गया 1। ठीक, तो दिस मीन्स कि CO2 के मोल्स कितने होंगे 1, SO2 के मोल्स कितने होंगे 1,
CO के मोल्स कितने होंगे एट इक्विलिब्रियम? 3 होंगे। और SO3 के मोल्स कितने होंगे? 3 होंगे। तो अब ऑप्शन चेक कर सकते हैं हम सारी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितने होंगे? 4 होंगे एट इक्विलिब्रियम। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO, अगर ये फ्रैक्शन हम देखें तो वो कितनी आएगी? SO2 के मोल्स 1 हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के 3 हैं। ये एट इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। तो दिस इज लेस देन 1, तो हमारा जो आंसर बनेगा दैट विल बी डी। हाँ, वैसे x कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली देख सकते हो x तो जब आप ऐड वगैरह करोगे तो आपको दिख ही जाएगा। ठीक है, देखो जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बन रहे हैं तो इसका मतलब प्रोडक्ट्स खत्म हो रहे हैं, प्रोडक्ट के मोल्स कम हो रहे हैं, तो x अमाउंट से कम कर दिए, रिएक्टेंट्स के बढ़ जाएंगे। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, इनफैक्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इट विल बी 8 ओनली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वी हैव NH4Cl विच इज अ सॉलिड, वो एमोनिया और HCl में डिकम्पोज कर रहा है। Kp फॉर दिस रिएक्शन इज गिवन। वेपर प्रेशर ऑफ NH4Cl आपने बताना है कि NH4Cl का वेपर प्रेशर कितना होगा। आप एक कंटेनर में अगर NH4Cl लेते हो, एक इवैक्यूएटेड चेम्बर था आपके पास, उसमें आपने जैसे NH4Cl डाल दिया तो NH4Cl क्या करेगा? ऐसे डिकम्पोज करेगा ना टू गिव यू एमोनिया एंड HCl, जो कि यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे। तो आपने जैसे इसका टोटल प्रेशर बताना है कि NH4Cl की वजह से आपको इस कंटेनर में कितना टोटल प्रेशर देखने को मिलेगा। एक्चुअल में NH4Cl तो प्रेशर नहीं ना लगाएगा, वो एमोनिया और HCl दे देगा जो कि टोटल प्रेशर लगाएंगे। तो जो टोटल प्रेशर हमारा आने वाला है दैट विल बी द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ एमोनिया प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl। तो अगर हमें इनिशियली NH4Cl गिवन होता, लेट से कुछ A मोल्स इसके गिवन होते जिनका कि कोई भी प्रेशर नहीं होता, सॉलिड्स का कोई प्रेशर नहीं होता, इक्विलिब्रियम पे लेट से X मोल्स इसके डिसोसिएट करते तो X मोल्स इसके बनते, X मोल्स इसके बनते। ठीक है, क्योंकि मेरे को Kp गिवन है तो मेरे को मोल से ज्यादा ना पार्शियल प्रेशर ज्यादा अच्छे लगते हैं। देखो अगर रिएक्शन में Kc गिवन है तो हम मोल्स की टर्म्स में डील कर लेंगे, और अगर हमें Kp गिवन है तो हम पार्शियल प्रेशर्स की टर्म में डील कर लेंगे। तो आप ये समझते हो कि X मोल्स ऑफ एमोनिया अगर बन रहे हैं तो उनका प्रेशर कुछ P होगा, तो X मोल्स ऑफ HCl का भी प्रेशर P होगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एमोनिया इज P, पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl इज P। और आपको पता है कि जो Kp होगा दैट विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ एमोनिया इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl। Kp विल बी इक्वल टू P स्क्वायर। और P कितना आ जाएगा? Kp की वैल्यू देखिए आपको कितनी गिवन है, 49 इंटू 10 रेज टू द पावर -10। तो P आपका आ जाएगा 7 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 ATM। तो टोटल प्रेशर इन द कंटेनर कितना होगा? एमोनिया का प्रेशर प्लस HCl का प्रेशर। यही बेसिकली आपका वेपर प्रेशर ऑफ एमोनिया है, वेपर प्रेशर ऑफ NH4Cl है, विच विल बी 1.4 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 ATM। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यू हैव दिस इक्विलिब्रियम वेयर 1 mole of nitrogen and 3 moles of hydrogen you have taken initially. At equilibrium 50% of each had reacted. और इक्विलिब्रियम पे प्रेशर इज P। इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर P गिवन है ना, वो टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम गिवन है, जिसमें कि सारी की सारी गैसेस होंगी। आपने नाइट्रोजन ली, हाइड्रोजन ली, और वो मिलके एमोनिया बनाएंगी। इनिशियली आपके पास 1 मोल इसका था, 3 मोल्स इसके थे। जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ, लेट्स से इसके x मोल्स डिसोसिएट कर गए, इसके 3x मोल्स डिसोसिएट कर जाएंगे, इसके 2x मोल्स बन जाएंगे। और आपको ये बोला गया कि 50% ऑफ ईच हैड रिएक्टेड। तो दिस मीन्स जो x होगा
दैट विल बी इक्वल टू 0.5। नाइट्रोजन हाफ रिएक्ट कर रही है, हाइड्रोजन भी हाफ रिएक्ट कर जाएगी, तो 1 माइनस एक्स विल बी 0.5, 3 माइनस 3x विल बी 1.5 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया विल बी 1। तो ये मोल्स लिखे हैं मैंने। तो आपके पास इस कंटेनर में इनिशियली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपने ली थी। जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा तो नाइट्रोजन भी होगी, हाइड्रोजन भी होगी और अमोनिया भी होगी। तो सब अपना अपना कुछ पार्शियल प्रेशर लगाएंगे। और जो इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर है दैट इज गिवन टू बी पी, वो इन सब का सम होगा। हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन निकालना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आप कैसे निकालोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू पी टोटल। पी टोटल आपका कितना है? वो सिंपली पी गिवन है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन आप कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया है, ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, और ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है। तो हाइड्रोजन के मोल्स कितने हो गए? 1.5। टोटल मोल्स कितने हैं आप देखिए, 0.5 प्लस 1.5 प्लस 1 3। तो ये कितना आ गया आंसर हमारा? P/2। ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस क्लास असाइनमेंट के हैं। आप सिंपली क्वेश्चन नंबर्स डालिए और सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। और समझना ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। कहीं ऐसा ना हो कि क्वेश्चन नंबर डाला और सॉल्यूशन नोट किया और आपको लगा कि काम यहीं पे ख़त्म होता है। देखो 50% ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्ट हुआ है ना, 50% ऑफ ईच हैड रिएक्टेड। तो अगर नाइट्रोजन के आपने इनिशियली 1 मोल लिए थे, मैंने बोला कि x मोल्स डिसोसिएट कर गए, 1 मोल का 50% कितना होगा? 0.5 ही होगा ना। अच्छा, अगर 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हम देखें, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का 50% कितना होगा? 1.5 होगा। 1.5 किसके इक्वल होगा? 3x के। वो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो x 0.5 ही है। हाँ, पार्शियल प्रेशर हम इसी तरीके से निकालते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर। ये हमने गैसियस स्टेट में पढ़ा था। देखें आगे फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखिए, ये टर्म आपने स्टेट्स ऑफ मैटर के भी क्वेश्चंस में पढ़ी होगी। तो तब मैंने बोला था कि केमिकल इक्विलिब्रियम में हम करेंगे, तो वो दिन आज आ गया है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेसिकली क्या होता है कि फ्रैक्शन ऑफ अ रिएक्टेंट that gets decomposed। बेसिकली 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट्स में से कितने मोल्स डिसोसिएट हो रहे हैं या कितने मोल्स आपके रिएक्ट कर रहे हैं, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से डिनोट किया जाता है और कैलकुलेट हम करते हैं नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जैसे हम एक रिएक्शन लेते हैं PCl5। PCl5 गैस है, PCl3 के भी वेपर्स हैं और क्लोरीन गैस है हमारे पास। ये इक्विलिब्रियम में है एक दूसरे के साथ। इनिशियली मैंने एक कंटेनर में स्मॉल ए मोल्स ऑफ PCl5 लिए, उनको छोड़ दिया, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ। तो इक्विलिब्रियम पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि कुछ PCl3 भी होगा, कुछ Cl2 भी होगा।
तो लेट्स से x मोल्स हैव डिसोसिएटेड, तो अगर x मोल्स PCl5 के डिसोसिएट हुए हैं तो इसके x मोल्स बन जाएंगे, इसके x मोल्स बन जाएंगे। अब आप इतना समझते हो कि टोटल मोल्स कितने हो गए हमारे पास, A हो गए। टोटल मोल्स हमने PCl5 के कितने लिए थे, A लिए थे, और कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट हो चुके हैं, x डिसोसिएट हो चुके हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारे लिए क्या आ जाएगा, इट विल बी x बाय A। x क्या है, जो मोल्स डिसोसिएट हो गए, A क्या है, जो इनिशियली मोल्स हमने लिए थे। तो ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली टेकन। तो इस रिएक्शन को मतलब हम आगे जो ये सिंटेक्स यूज करेंगे इस तरीके से भी लिखेंगे हम, ये बहुत ज़्यादा यूज होगा। x को मैं A अल्फा से रिप्लेस कर सकता हूँ ना, अल्फा इज इक्वल टू x बाय A, तो x विल बी इक्वल टू A अल्फा। तो A माइनस A अल्फा, ये A अल्फा बनेगा, ये A अल्फा बनेगा। A आप कॉमन निकाल लीजिए, 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू, सॉरी PCl5 के मोल्स कितने बचेंगे, A इंटू 1 माइनस अल्फा, PCl3 के A अल्फा मोल्स और इसके भी A अल्फा मोल्स। तो इस रिएक्शन को इस तरीके से भी रीड कर सकते हैं कि PCl5 1 मोल अगर मैं लेता तो अल्फा मोल्स उसके डिसोसिएट करते, अगर मैंने A मोल्स ऑफ PCl5 लिया है तो उसके A अल्फा मोल्स डिसोसिएट कर जाएंगे, वेयर अल्फा इज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सी टर्म है जो आपको पता रहनी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा इसकी यूजेज रहती है। ये सिर्फ ये तो मैंने एक एग्जांपल ली है ना PCl5, ऐसे कोई भी रिएक्टेंट हो सकता है कि उसके इनिशियली आपने कितने मोल्स लिए हैं और आफ्टर सम टाइम या इक्विलिब्रियम पे कितने मोल्स उसके डिसोसिएट हो गए। जितने मोल्स डिसोसिएट हो गए अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, वो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेसिकली आपको डिपिक्ट करेगा कि 1 में से कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, कितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोज कर रहे हैं या डिसोसिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये सिंटेक्स तो वैसे ही लिखा है क्योंकि ये आगे जाके हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे, जब क्वेश्चंस करेंगे तब अपने आप ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अभी के लिए सिर्फ इतना है हमारे लिए कि कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट किए हैं अपॉन कितने हमने ओरिजिनली लिए थे। अब ना कई जगह हमसे ये पूछ लिया जाता है कि थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ अ गैसियस मिक्सचर में क्या रिलेशन है। ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, ये देखो ये टॉपिक ना थोड़ा सा समझने वाला है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का ही यूज होगा इसमें। बुक्स वगैरह में डायरेक्टली फॉर्मूला दिया होता है, आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी याद करोगे फिर भूल जाओगे, आपको पता नहीं लगेगा कि कौन सी चीज़ न्यूमरेटर में आनी थी कौन सी डिनोमिनेटर में आनी थी। सिंपल सा है बिल्कुल कॉन्सेप्ट। हमने PCl5 लिया और ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करवाया इसका, कि PCl5 डिकम्पोज कर रहा है टू गिव अस PCl3 एंड Cl2। इनिशियली मैंने एक कंटेनर में 1 मोल ऑफ PCl5 डाल दिया और इस कंटेनर को बहुत टाइम के लिए छोड़ दिया। फिर कोई दूसरा इंडिविजुअल आता है, उसको नहीं पता कि इस कंटेनर में क्या है, वो इस देखेगा कि इस कंटेनर में कुछ गैसियस मिक्सचर है, कुछ गैसेस हैं, वो उस गैस का मोलर मास डिटरमिन करना चाहता है। वो गैस का मोलर मास देखो कैसे डिटरमिन करेगा, उसको नहीं मालूम कि इसमें PCl5 है, उसको लग रहा है कि इसमें कोई गैस है। उसका मोलर मास डिटरमिन करने के लिए ये इस गैस को वे कर लेगा, वेइंग स्केल पे वेट उसको पता लग जाएगा। तो वो करे वेट ऑफ द गैस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। लेट से उसके पास कोई मैकेनिज्म है जिससे कि वो ये गैसियस मोल्स काउंट कर सकता है सारे।
तो उसको नंबर ऑफ गैशियस मोल्स भी पता है और वेट ऑफ गैस भी पता लग गया, तो उसने मोलर मास कैलकुलेट किया, तो वो आपके थियोरेटिकल मोलर मास ऑफ PCl5 जितना नहीं आएगा। रीज़न क्या है इसका, ये मिसमैच क्यों होगा? आप तो बोलोगे कि हमने तो इसमें 1 मोल ऑफ PCl5 डाला था, तो ये डिनोमिनेटर आपका 1 होना चाहिए था और वेट ऑफ द गैस कितना होना चाहिए था, विच इज़ द थियोरेटिकल मोलर मास ऑफ PCl5। बट एक्चुअल में क्या होगा, PCl5 को जब आप बहुत ज़्यादा समय के लिए छोड़ दोगे एक कंटेनर में क्लोज करके, वो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करवा लेगा जिसमें कि आपके पास कुछ PCl5 भी होगा, कुछ PCl3 भी होगा और कुछ Cl2 भी होगा। देखो जो टोटल वेट ऑफ द कंटेनर है वो तो टाइम के साथ चेंज नहीं ना हो सकता, या हो सकता है? आप सोच के बताओ, आपने इस कंटेनर में PCl5 डाल दिया, PCl5 अपने आप डिकम्पोज कर रहा है, क्या वेट ऑफ द कंटेनर चेंज होगा ओवर टाइम? नहीं होगा ना। वेट तो कांस्टेंट, जो मास होता है वो तो कांस्टेंट रहेगा ना। इसमें से मैं कोई किसी भी रिएक्टेंट को, किसी भी मॉलिक्यूल को बाहर नहीं जाने दे रहा, तो वेट कम या ज़्यादा हो सकता है किसी तरीके से? नहीं, वेट तो उतना ही रहेगा। बट विद टाइम होगा क्या, नंबर ऑफ गैशियस मोल्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि PCl5 अब डिकम्पोज कर रहा है। PCl5 खुद एक जैसे गैशियस मोल है ना, तो ये जब डिकम्पोज कर रहा है तो आपको PCl3 भी दे रहा है और Cl2 भी दे रहा है। PCl5 जैसे जैसे डिकम्पोज करता जाएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ गैशियस मोल्स आपके पास इस कंटेनर में बढ़ते जाएंगे। तो जो भी इंडिविजुअल बहुत समय के बाद मोलर मास ऑब्जर्व कर रहा है, वो एक्चुअल में गैशियस मिक्सचर का मोलर मास निकालने की कोशिश कर रहा है। किस तरीके से निकाल रहा है, वो कंटेनर के अंदर जो गैस है उसको वे कर रहा है वेइंग स्केल पे, तो वेट ऑफ द गैस तो उतना ही रहेगा जितना मैं छोड़ के गया था इनिशियली। बट नंबर ऑफ मोल्स अब क्या हो जाएंगे, अब नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो आप क्या देखोगे, डिनोमिनेटर अब ज़्यादा हो गया है तो ऑब्जर्व्ड मोलर मास कम आएगा। अभी हम रिलेशन निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कि ये ऑब्जर्व्ड मोलर मास और थियोरेटिकल मोलर मास में क्या रिलेशन आएगा। बहुत सिंपल सा रिलेशन है कि mt अपॉन m नॉट मीन्स m ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। ठीक है, तो ये हम देखें कि किस तरीके से आया है। इनिशियली मैंने 1 मोल ऑफ PCl5 लिया एंड अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि 1 में से अल्फा मोल्स इसके डिसोसिएट कर गए, इसके कितने मोल्स बने, अल्फा बने, और इसके कितने मोल्स बने, अल्फा बने। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने हो जाएंगे, 1 माइनस अल्फा PCl5 के मोल्स होंगे, अल्फा मोल्स PCl3 के होंगे, अल्फा मोल्स Cl2 के होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ गैशियस मोल्स विल बी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, ये कितना आ गया, 1 प्लस अल्फा। ठीक है, अब जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास होगा that will be equal to the weight of the container via weight of the constituents in the container upon total number of moles। अब वेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द कंटेनर क्या होगा, इनिशियली आई हैड टेकन 1 मोल ऑफ PCl5 और 1 मोल ऑफ PCl5 का वेट जो होता है दैट इज mt। तो इसको मैं थियोरेटिकल मोलर मास ऑफ PCl5 ले लेता हूँ। तो इनिशियली मैंने अगर 1 मोल ऑफ PCl5 लिया तो इसका मतलब मैंने कंटेनर में कितना वेट डाला है, mt। तो वेट ऑफ द कंटेनर या जो भी वेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इनसाइड द कंटेनर दैट विल ऑलवेज बी mt। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए हैं, इट इज 1 प्लस अल्फा। तो हमारे पास ये रिलेशन क्या आ गया है कि m ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू mt अपॉन 1 प्लस अल्फा। ठीक है, कहां तक बता दिया था, ये यहां तक सुन लिया सबने, सेकंड लास्ट लाइन। हाँ, तो ये मैं थोड़ा सा जो भी मिस हुआ है आपका दोबारा से बता देता हूँ। देखो ऑब्जर्व्ड मोलर मास हम कैसे निकाल रहे हैं, वेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स
इन द कंटेनर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो वेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो उतना ही होगा जितना हमने इनिशियली लिया था। 1 मोल ऑफ PCl5 हमने इनिशियली लिया था और 1 मोल ऑफ PCl5 का जो वेट है दैट इज एम्प्टी। अब इनिशियली अगर कंटेनर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स का वेट एम्प्टी था तो वो हमेशा ही एम्प्टी है। जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा उस टाइम पे भी वेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन द कंटेनर विल वे एम्प्टी ओनली। बट नंबर ऑफ मोल्स अब कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स अब पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएंगे। कितने हो गए हैं? 1 प्लस अल्फा हो गए हैं ना। तो जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास होगा वो क्या होगा? एम्प्टी अपॉन 1 प्लस अल्फा। ओके, ठीक है। तो अब हम जनरल टर्म्स में भी देख सकते हैं। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। अब कोई जनरल रिएक्शन ले लेते हैं। फॉर जनरल रिएक्शन वेयर some reactant is getting decomposed to give you products, n moles of A आपको मिल रहा है। तो इसके लिए हम जैसे ऑब्जर्व्ड मोलर मास और थ्योरेटिकल मोलर मास की अगर बात करते हैं तो क्या होगा? फिर वही कि इनिशियली हम 1 मोल ऑफ AN लेते हैं। 1 मोल ऑफ AN का जो मास है that is this empty theoretical molar mass। और जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो देखो अगर इसके अल्फा मोल्स डिकम्पोज कर रहे हैं तो इसके कितने मोल्स बनेंगे? n अल्फा मोल्स बनेंगे। तो इस टाइम पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ गैशियस मोल्स कितने हो जाएंगे? 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास हो गए हैं 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। तो जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास होगा दैट विल बी इक्वल टू द टोटल मास। टोटल मास हमने इनिशियली कितना लिया था? एम्प्टी लिया था, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स अब हमारे पास कितने हैं? 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। तो आपके पास एम्प्टी अपॉन m ऑब्जर्व्ड कितना आ गया? 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। तो अल्फा आप ये बोल सकते हो कि अल्फा इज इक्वल टू एम्प्टी माइनस m ऑब्जर्व्ड अपॉन n माइनस 1 अपॉन m ऑब्जर्व्ड। ठीक है। तो ये ऐसे बुक्स में ये एक्सप्रेशन दिया रहता है, याद करने का कोई पॉइंट नहीं है। बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, आप बेसिक्स से ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लोगे। वेपर डेंसिटी के साथ भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं। वेपर डेंसिटी अगर याद हो तो क्या होती है? इट इज रिलेटेड टू मोलर मास बाय दिस रिलेशन। ठीक है। तो एम्प्टी अपॉन m ऑब्जर्व्ड की अगर रेशो 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा है तो थियोरेटिकल वेपर डेंसिटी अपॉन ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी की रेशो भी यही आएगी। ठीक है। जो हमने कंटेनर लिया है, कंटेनर का वेट हम जब आप इसको वेइंग स्केल पे रखोगे ना कंटेनर को, तो ऑब्वियसली आपको वेट ऑफ द कंटेनर भी बताएगा ना वो वेइंग स्केल। तो वेट ऑफ द कंटेनर आपको पता है, वेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होंगे वो आपके लिए मैटर करता है ना। वो विद टाइम चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा। वेट ऑफ कंटेनर भी सेम ही रहेगा।
चलो अभी क्वेश्चंस देखते हैं कुछ जो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे बेस्ड हैं और ये ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी, ऑब्जर्व्ड मोलर मासेस पे बेस्ड हैं। तो आपके पास एक 1 लीटर कंटेनर था जिसमें कि आपने इनिशियली 2 मोल्स ऑफ PCl5 लिया है। Kc इज़ 1, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपने बताना है कि कितना रहेगा। तो ये इजी है वैसे सॉल्व करना। आप PCl5 लीजिए, PCl5 इस तरीके से डिसोसिएट करता है। Kc आप लिख सकते हो, इसका क्या आएगा, इट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5। ठीक है, 2 मिनट है आपके पास, आप एक बार ट्राई कर लो, नहीं होगा तो फिर मैं करता हूँ। कितने लोगों को लगता है कि मैं बहुत जल्दी करवाता हूँ? सिलेबस हमारा बिल्कुल भी फास्ट नहीं चल रहा है। थोड़ा सा, इनफैक्ट रेगुलर स्केड्यूल से हम पीछे चल रहे हैं। ज़्यादा पीछे नहीं है, ऐसे 10 दिन पीछे हैं, 10-15 दिन। जब कभी लगे ना फास्ट हूँ तो नोट्स छोड़ के सुन लिया करो बस। नोट्स तो बाद में भी बना सकते हो आप, इतने सोर्सेज हैं। फेस टेस्ट इजी होगा बिल्कुल। क्वेश्चन हो गया है, आंसर सी आया ऋषभ का, बाकी लोगों का 1/2, सबका 1/2। देखो जिनका नहीं आया है, जो मेरे साथ बातों में एंगेज्ड हैं, वो देख लो फिर अब कि हमारे पास इनिशियली 2 मोल्स ऑफ PCl5 है और इक्विलिब्रियम पे लेट से x मोल्स इसके डिसोसिएट हो गए, इसके x मोल्स बन जाएंगे, इसके x मोल्स बन जाएंगे। 1 लीटर कंटेनर्स ना सबसे अच्छे होते हैं। 1 लीटर कंटेनर्स क्यों अच्छे होते हैं? क्योंकि आपको फिर कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए कोई अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 कितनी हो गई, x हो गई, x/1 हो जाएगी ना। तो 1 बड़ा ही स्पेशल नंबर है, 1 से मल्टीप्लाई करो कुछ या डिवाइड करो तो उतना ही आ जाता है। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 कितनी हो जाएगी, 2 - 6 x के लिए आप सॉल्व कर लो। x² इज इक्वल टू 2 - 6 और x² प्लस x - 2 इज 0। तो फैक्टर्स बना लो आप, x + 2x - 1 आ जाएगा। x तो नेगेटिव नहीं हो सकता, मोल्स नेगेटिव नहीं हो सकते, तो मोल्स फिर क्या होंगे, x1 होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड कितने हैं, 1 है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आ गया, हाफ आ गया, 50% डिसोसिएट हो गया। ठीक है, हो गया। लेक्चर के साथ साथ नोट्स जल्दी बन जाते हैं, रिकॉर्डेड में उल्टा ज़्यादा टाइम लग जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5
is this: its vapor density at 250 degrees Celsius when it is 80% dissociated. तो PCl5 की आप वेपर डेंसिटी देखोगे थेरेटिकल, तो दैट इज 104.25। वो आप चेक भी कर सकते हो ना, मोलर मास आप निकालो अपॉन 2 करो तो इतना ही आएगा। तो PCl5 इस तरीके से डिकम्पोज करता है PCl3 और Cl2 में। तो ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, नेक्स्ट वाला आप करोगे। जैसे आपने 1 मोल लिया इनिशियली, और जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा तो पहले तो हम पेन चेंज करेंगे क्योंकि वाइट ज़्यादा बेटर है। अल्फ़ा मोल्स फिर डिसोसिएट करवाएंगे और इसके अल्फ़ा मोल्स बनेंगे, इसके अल्फ़ा मोल्स बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने हो जाएंगे? इट विल बी 1 प्लस अल्फ़ा। तो इनिशियली अगर आप कंटेनर में 1 मोल ऑफ PCl5 लेते हो तो उसकी वेपर डेंसिटी या जो मोलर मास है वो एम्प्टी है, और जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास आएगा वो डेफिनेटली कम आएगा। ऑब्जर्व्ड मोलर मास आप कैसे निकालोगे? ओरिजिनली कितना लिया था मैंने? 1 मोल ऑफ PCl5 लिया था, थेरेटिकल मोलर मास लिया था, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, वो कितने हैं? वो 1 प्लस अल्फ़ा है। तो आप देखिए 1 प्लस अल्फ़ा क्या आ गया? थेरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि थेरेटिकल वेपर डेंसिटी अपॉन ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी। रेशियो तो सेम ही होगी। तो अल्फ़ा आपको पता है, ये आपको 104.25 गिवन है, ये आप डिटर्मिन कर लोगे। अल्फ़ा इज नोन। ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी क्या आएगी? इट विल बी 104.25 अपॉन अल्फ़ा इज गिवन टू बी 0.8। 80% एसोसिएट कर रहा है तो 1 में से 0.8 करेगा, तो 1 प्लस अल्फ़ा इज 1.8। ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी देख लो कितनी आएगी, 57.9। बी आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ग्रीन बैकग्राउंड बेटर है या ब्लैक वाला बैकग्राउंड बेटर था? कुछ लोगों के लिए ब्लैक, कुछ लोगों के लिए ग्रीन। एक्चुअली में ग्रीन आज आपको इसलिए अच्छा लग रहा होगा क्योंकि थोड़ी चेंज हुई है ना, मेरे को भी अच्छा लग रहा है। तो ऐसे थीम चेंज करते रहा करेंगे। चलो देखते हैं, जो अच्छा लगेगा सबको फिर वही ऑप्ट करेंगे। हो गया ये क्वेश्चन, नेक्स्ट कर सकते हैं। तो ब्लू भी ट्राई कर लेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं फिर। ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे कि एट अ गिवन टेम्परेचर, ये आपने इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करवाया है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपके पास x है, x बहुत ही ज़्यादा छोटा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ज़्यादा स्मॉल है। आपने Kp निकालना है इन टर्म्स ऑफ x एंड टोटल प्रेशर P। तो खुद से एक बार ट्राई करो। बच्चे पूछ रहे हैं सर ऑफलाइन का क्या सीन है? देखो मेरे को कोविड है, पढ़ना है आप लोगों ने मेरे से, ऑफलाइन क्लास में पढ़ना है। क्वेश्चन करें हम, चलो। तो आपके पास ये रिएक्शन है, सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के हैं, गैसियस फेज में। तो Kp निकालना है आपने इन टर्म्स ऑफ x एंड टोटल प्रेशर P।
तो देखो ये किस तरीके से करोगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज़ इधर देखो। तो जैसे आप मोल्स को ट्रीट करते हो वैसे आप पार्शियल प्रेशर्स को भी ट्रीट करते हो। देखो अगर इस क्वेश्चन को हम प्रोसीड करते तो किस तरीके से करते हैं कि इनिशियली हम कुछ AB4 की अमाउंट, जो हमारे पास रिएक्टेंट है, इसकी हम कुछ अमाउंट लेते हैं, एक कंटेनर में इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर वो डिसोसिएट करेगा। तो इनिशियली जब आपने AB4 जो कि आपका रिएक्टेंट है उसको इंट्रोड्यूस किया इस कंटेनर में, तब उसका प्रेशर P0 था उस टाइम पे। हमें नहीं पता कि P0 कितना है, वो हम निकालेंगे अभी। हमें इतना पता है कि अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक्स इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो 1 में से x कम हो रहा है, तो P0 में से ये P0x इसका पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा। तो 2 moles of AB4 gives you 1 mole of A2। तो अगर Px पार्शियल प्रेशर इसका कम हो रहा है तो इसका पार्शियल प्रेशर Px/2 अमाउंट से बढ़ जाएगा और इसका पार्शियल प्रेशर 2Px अमाउंट से बढ़ जाएगा। जब इसका प्रेशर 2P अमाउंट से कम होगा इसका प्रेशर P अमाउंट से बढ़ेगा और इसका प्रेशर 4P अमाउंट से बढ़ेगा। अगर मैंने इसका प्रेशर Px अमाउंट से कम किया है तो A2 का प्रेशर Px/2 अमाउंट से बढ़ेगा और इसका 2Px अमाउंट से बढ़ेगा। ठीक है, ये तो रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री देख के आप लिख सकते हो, यही लिखना आना चाहिए आपको, यही आपको मोल कॉन्सेप्ट से सिखाया है। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट में इसीलिए हमने बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है ताकि आज हमें उस चीज़ का फ़ायदा मिले। Px कैसे आया, छोड़ो इसको, मैं अल्फा ही लिखता हूँ। दोबारा से सुनना, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब 1 में से अल्फा इसका पार्शियल प्रेशर कम हो रहा है। तो AB4 कितना रिएक्ट किया है, P0 अल्फा रिएक्ट किया है। 2 moles ऑफ AB4 1 मोल ऑफ A2 आपको देते हैं। 1 मोल ऑफ AB4 विल गिव यू हाफ मोल ऑफ A2। P0 अल्फा मोल्स अगर हम लेते हैं तो इसके आपको P0 अल्फा/2 मोल्स मिलते हैं। जो ट्रीटमेंट आप मोल्स के साथ करते हो वो आप पार्शियल प्रेशर्स के साथ भी कर सकते हो। 2 moles ऑफ AB4 आपको 4 moles ऑफ B2 देते। 1 mole ऑफ AB4 विल गिव यू 2 moles ऑफ B2। अगर AB4 का प्रेशर लेट से P अमाउंट से कम हो रहा है तो B2 का प्रेशर P अमाउंट से बढ़ नहीं जाएगा, सॉरी 2P अमाउंट से बढ़ नहीं जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, इट विल बी 2P0 अल्फा। ठीक है, अभी भी किसी को डाउट है? अगर अभी भी डाउट है तो एक और अटेम्प्ट इस पे। ये हमने रिएक्शन ली है, हमने इनिशियल प्रेशर इसका P0 लिया है, इसका प्रेशर ना हमने P अमाउंट से कम कर दिया। अगर इसका प्रेशर देखो P अमाउंट से कम हुआ है, इसका प्रेशर P/2 अमाउंट से बढ़ेगा और इसका प्रेशर 2P अमाउंट से बढ़ेगा। ठीक है, रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री आपको ये बताती है, नहीं बताती? बिल्कुल बताती है। अब अल्फा अगर हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है तो वो क्या होगा, इट विल बी P/P0। तो P हमारा क्या है, P0 अल्फा। तो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं P0 माइनस P0 अल्फा, दिस इज P0 अल्फा/2, दिस इज 2P0 अल्फा। ठीक है, अल्फा इज आर एक्स। और अल्फा हमें बहुत ही ज़्यादा छोटा दिया हुआ है, उससे देखो क्या होगा, हम Kp का एक्सप्रेशन लिखते हैं। Kp का एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा, इट विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ A2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 रेज़्ड टू द पावर 4 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ AB4 स्क्वायर। तो सारी वैल्यूज आप पुट कीजिए, दिस इज P0 अल्फा/2, दिस इज 2P0 अल्फा रेज़्ड टू द पावर 4 अपॉन P0 स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर।
तो अल्फ़ा बहुत ज़्यादा छोटा दिया है ना 1 से, तो दिस मीन्स 1 माइनस अल्फ़ा इज अप्रोक्सीमेटली 1। 1 में से अगर अल्फ़ा आप सब्ट्रैक्ट कर भी दोगे, अल्फ़ा इतना ज़्यादा छोटा है कि 1 माइनस अल्फ़ा अप्रोक्सीमेटली 1 ही होगा। अल्फ़ा जैसे आपका 0.000001 है, तो वो 1 में से वो ये क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो तो बहुत कम आएगी ना, मतलब वो क्वांटिटी ऑलमोस्ट 1 के इक्वली आएगी। तो दिस टर्म इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। बाकी आप देखिए सॉल्व करके ये क्या बनेगा। 2 रेज़ टू द पावर 4 है, तो 2 क्यूब हो जाएगा 8 पी नॉट ये कितना आया है, दिस इज 8 पी नॉट क्यूब अल्फ़ा रेज़ टू द पावर 5। अब आंसर अभी मैच नहीं करेगा। आंसर क्यों नहीं मैच करेगा, उसके पीछे भी रीज़न है। बाइनोमियल क्यों लगाओगे यहाँ पे? 1 माइनस अल्फ़ा बस देख लो, वैसे ही बहुत छोटा है। 1 माइनस अल्फ़ा इज अप्रॉक्सीमेटली 1, सॉरी अल्फ़ा इज़ वेरी मच लेस देन 1। तो देखिए जो टोटल प्रेशर है कितना होगा, टोटल प्रेशर विल बी द सम ऑफ this pressure and this pressure, and this will be P naught plus P naught alpha plus P naught alpha by 2। तो टोटल प्रेशर हम लिख सकते हैं दिस इज P naught इंटू 1 प्लस 3 अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, अल्फ़ा बहुत ही ज़्यादा छोटा है इन कंपैरिजन टू 1, तो जो टोटल प्रेशर भी होगा दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू P naught। और टोटल प्रेशर जो हमें गिवन है दैट इज इक्वल टू P, तो P नॉट को हम रिप्लेस कर सकते हैं टोटल प्रेशर से विच इज इक्वल टू P, तो 8 P क्यूब अल्फ़ा रेज टू द पावर 5, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो फॉर्चुनेटली हमारे लिए जो P नॉट है, जो इनिशियल प्रेशर है, वो टोटल प्रेशर के इक्वल आ गया, क्योंकि अल्फ़ा बहुत ज़्यादा छोटा था, अल्फ़ा नेग्लिजिबल था। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा आपने देखना है कि 1 मोल में से कितना डिसोसिएट कर रहा है। जिस रेशो में मोल्स कंबाइन करेंगे उसी रेशो में पार्शियल प्रेशर्स कंबाइन करेंगे। अगर हम लेट्स से कि यहाँ पे इनिशियली A मोल्स लेके X मोल्स डिसोसिएट करवाते और फिर अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स के मोल्स बनाते, वही चीज़ हमने पार्शियल प्रेशर्स के साथ की है। यहाँ पे सेकेंड लास्ट स्टेप में 1 माइनस अल्फ़ा हमने अप्रॉक्सीमेटली 1 के इक्वल लिया है, तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी 8 P नॉट क्यूब इंटू अल्फ़ा रेज टू द पावर 5। तो P नॉट इज़ द इनिशियल प्रेशर जो कि हमने लिया है AB4 का, और टोटल प्रेशर हमने इनिशियल प्रेशर की टर्म्स में निकाला, वो कितना आया P नॉट इंटू 1 प्लस 3 अल्फ़ा बाई 2। और अल्फ़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो ये वाली टर्म को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो P टोटल हमारा P नॉट के इक्वल आ गया अप्रॉक्सीमेटली। हो गया। नेक्स्ट देखें फिर क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, आप खुद से करोगे। हो गया ये सबका। तो हमारे पास ये रिएक्शन है वेयर 2 मोल्स ऑफ अमोनिया gives us nitrogen and 3 moles of hydrogen। तो इनिशियली हमने प्रेशर P लिए, ये क्यों हमारे ना ऐसे सिंबल्स ख़राब करते रहते हैं, चलो हम इसको PI बोल देते हैं। इनिशियली प्रेशर हमने अमोनिया का PI लिया था, और जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ तो अल्फ़ा इज़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो PI अल्फ़ा अमोनिया का प्रेशर कम हुआ तो नाइट्रोजन का प्रेशर कितनी अमाउंट से बढ़ेगा, PI अल्फ़ा बाई 2 से, और इसका प्रेशर 2 PI अल्फ़ा बाई 2 से। इधर देखिए कि अगर इसका प्रेशर PI था, अमोनिया का प्रेशर मैं P अमाउंट से कम करता हूँ, नाइट्रोजन का प्रेशर P बाई 2 अमाउंट से बढ़ेगा और हाइड्रोजन का प्रेशर 3P बाई 2 अमाउंट से बढ़ेगा। ठीक है, स्टोइक्योमेट्री देख लो,
2 मोल्स ऑफ एमोनिया आपको 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल्स हाइड्रोजन देती है। 1 मोल एमोनिया हाफ मोल नाइट्रोजन देगी, 3/2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन देगी। पी प्रेशर अगर आप एमोनिया का कम करते हो तो P/2 प्रेशर नाइट्रोजन का बढ़ेगा और 3P/2 हाइड्रोजन का बढ़ेगा। तो P हमारा यहाँ पे Pi अल्फा है, और अल्फा भी इस केस में हमें दिया हुआ है कि इट इज मच लेस देन 1। तो इक्विलिब्रियम पे जो टोटल प्रेशर है दैट इज गिवन टू बी P0 एंड दिस विल बी इक्वल टू Pi। सारा सम कर दो इसका, दिस विल कम आउट टू बी 1 प्लस अल्फा, और अल्फा क्या है 1 से बहुत ज़्यादा छोटा है, तो 1 प्लस अल्फा अप्रोक्सीमेटली 1 होगा। तो P टोटल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Pi। Pi इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू P0। Kp अब हम देख सकते हैं, Kp क्या होगा, इट विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का क्यूब अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ एमोनिया का स्क्वायर। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना है, इट इज Pi 1 माइनस अल्फा। तो Pi को मैं P0 से रिप्लेस कर रहा हूँ, और पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, सॉरी नाइट्रोजन का प्रेशर Pi अल्फा/2 है ना, तो उसको मैं P0 अल्फा/2 लिख रहा हूँ। नेक्स्ट इज 3P0 अल्फा/2, और नीचे वाली साइड P0 इंटू 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, और 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली 1। तो इसको आप देखिए सॉल्व करके क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा 27 P0 स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन 16, और Kp की वैल्यू हमें गिवन है, इट इज़ 27 इंटू 10⁻⁻⁸ P0 स्क्वायर। तो सॉल्व कर लीजिए, P0 स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर विल कम आउट टू बी 16 इंटू 10⁻⁻8। अल्फा विल कम आउट टू बी 4 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, तो बी आंसर है हमारा। बी आया है या सी आया है, चेक कर लो आंसर। अल्फा रेज टू द पावर 4 आया था, ठीक है, दिस इज अल्फा रेज टू द पावर 4, तो 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 आएगा। तो आंसर सी है। देखो Kp में यहाँ पे हमने Pi लिखा था ना, हमें Pi लिखना चाहिए था, बट हमने ये देखा ना कि P0 और Pi अप्रोक्सीमेटली इक्वल हैं, तो Pi की जगह मैंने P0 लिख लिया सीधा ही। आंसर इज सी। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वी हैव 2 moles of AB4 which gives us 1 mole of A2 and 4 moles of B2। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन है। ये तो मेरे को लगता है कर लिया ना हमने, ये सेम ही क्वेश्चन है।
कलर बस थोड़ा डिफरेंट है। तो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ली चटलियर्स प्रिंसिपल, जो कि ये स्टेट करता है कि अगर कोई भी सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है, उस सिस्टम में अगर आप कोई भी चेंज इंट्रोड्यूस करते हो, द सिस्टम विल हैव द टेंडेंसी टू नलिफाई दैट चेंज। कोई भी सिस्टम अगर आपका इक्विलिब्रियम पे है, उस इक्विलिब्रियम सिस्टम को अगर आप डिस्टर्ब करते हो, कोई भी चेंज इंट्रोड्यूस करते हो, तो सिस्टम की कोशिश रहेगी कि आपके द्वारा की गई चेंज को नलिफाई किया जाए, कैंसल आउट किया जाए। ये ली चटलियर्स प्रिंसिपल है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हेन अ चेंज इज इंट्रोड्यूस्ड in a system at equilibrium, the equilibrium shifts in a direction to nullify the change। जैसे आपके पास कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, आपने नाइट्रोजन लिया, हाइड्रोजन ली और एमोनिया ले ली। ये तीनों गैसेस एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में थी। आपने इस कंटेनर में नाइट्रोजन ली, हाइड्रोजन ली और एमोनिया ली, तीनों गैसेस एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में थी। लेट्स से आपने इस कंटेनर पे प्रेशर बढ़ा दिया, आपने इस सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया है। अब सिस्टम की कोशिश रहेगी कि अगर आपने प्रेशर ज़्यादा लगाया है तो प्रेशर किसी तरीके से कम किया जाए। तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा कि जिस डायरेक्शन में प्रेशर कम होगा। ओके, सिमिलरली अगर आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को डिस्टर्ब करते हो तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा ताकि जो भी आपने चेंज इंट्रोड्यूस की है वो चेंज नलिफाई हो जाए। आप अगर लेट से नाइट्रोजन रिमूव करते हो तो सिस्टम की टेंडेंसी होगी कि नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कम हो गई है तो उस कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया जाए। नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन देखो कैसे बढ़ सकती है, अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सिमिलरली ये इक्विलिब्रियम है आपके पास, इसमें आप कोई रिएक्टेंट ज़्यादा ऐड कर देते हो, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एकदम से ज़्यादा हो गई, ज़रूरत से ज़्यादा हो गई, इक्विलिब्रियम आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। सिस्टम की कोशिश ये रहेगी कि अब जो कॉन्सेंट्रेशन आपने बढ़ाई है उसको कम किया जाए। कम कैसे होगी? बाय टेकिंग द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब उस डायरेक्शन में लेके जाएगा जहां पे आपका जो एक्सेस रिएक्टेंट है वो कंज्यूम होना शुरू हो जाए, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो दिस इज बेसिकली ली चटलियर्स प्रिंसिपल कि कोई भी चेंज जब किसी सिस्टम में इंट्रोड्यूस की जाती है, जो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होता है, तो इक्विलिब्रियम की कोशिश रहेगी, सिस्टम की कोशिश रहेगी टू नलिफाई दैट चेंज। आपने प्रेशर बढ़ाया है, सिस्टम प्रेशर कम करने की कोशिश करेगा। आपने प्रेशर कम किया है, सिस्टम प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करेगा। आपने वॉल्यूम अगर ज़्यादा कर दी है तो फिर कुछ ऐसे चेंज आपको देखने को मिलेगा। कॉन्सेंट्रेशंस अगर आपने कम कर दी हैं, सिस्टम की कोशिश रहेगी कॉन्सेंट्रेशंस बढ़ाने की। आपने कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा कर दी है, सिस्टम की कोशिश रहेगी कॉन्सेंट्रेशंस कम करने की। तो हमेशा उल्टा चेंज आपको देखने को मिलेगा, एक अपोजिंग चेंज देखने को मिलेगा। तो एक एक फैक्टर करके हम अभी डिस्कस करेंगे कि अगर हम रिएक्टेंट को रिमूव करते हैं, रिएक्टेंट को डालते हैं, प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं, प्रोडक्ट को डालते हैं, तो क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगी। तो हमने जैसे ये रिएक्शन ले ली विच इज़ अ गैसियस रिएक्शन। अब इसमें चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशंस, by changing the concentrations we can shift the equilibrium in either direction। आपने नाइट्रोजन ऐड की, क्या होगा? ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे था,
आपने नाइट्रोजन इसमें ऐड कर दी, सिस्टम की कोशिश रहेगी कि नाइट्रोजन को कम किया जाए क्योंकि नाइट्रोजन आपने बढ़ाई है। तो सिस्टम विल टेक द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन सो दैट जो एडिशनल नंबर ऑफ मोल्स ऐड हुए हैं वो रिएक्ट होना स्टार्ट हो जाए। तो आप बोल सकते हो कि रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आपने हाइड्रोजन रिमूव कर दी, क्या होगा? आपने हाइड्रोजन रिमूव की है, रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड में जाएगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा? इक्विलिब्रियम पे था सिस्टम आपका, अगर आप हाइड्रोजन रिमूव कर देते हो, हाइड्रोजन की अमाउंट कम हो जाएगी, तो इक्विलिब्रियम की टेंडेंसी होगी कि हाइड्रोजन की अमाउंट को बढ़ाया जाए। बढ़ेगी कैसे? रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा? बैकवर्ड जाएगा, मतलब एमोनिया डिकम्पोज करना शुरू कर देगी टू गिव यू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो रिएक्शन जाएगा पीछे की तरफ। सिमिलरली अगर आप इक्विलिब्रियम पे अमोनिया डाल देते हो, जब आप अमोनिया ऐड कर दोगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? पीछे वाली साइड। ठीक है। तो अगर आप प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप अमोनिया बहुत ज़्यादा बनाना चाहते हो रिएक्टेंट्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा डालने पड़ेंगे। रिएक्टेंट्स should be in excess or ammonia to be continuously removed। ठीक है ना। अगर मैं इस रिएक्शन में से एमोनिया को निकाल लेता हूँ, रिएक्शन कहाँ जाएगा? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा ना। तो रिएक्शन फिर ये कैसे मूव करेगा? अगर आपने अमोनिया इसमें से निकाल लिया है सिस्टम में से, इक्विलिब्रियम अब डिस्टर्ब हुआ है, सिस्टम की टेंडेंसी होगी कि इक्विलिब्रियम पे जो अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन थी पहले अब कम हो गई है। कम हो गई है तो उसकी भरपाई की जाए, अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया जाए, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अमोनिया बनेगी, आप फिर अमोनिया को निकाल लोगे, फिर जो सिस्टम होगा वो फिर से और अमोनिया बनाएगा, आप और अमोनिया निकाल लोगे। तो आप अमोनिया निकालते जाओगे और एक्सट्रैक्ट करते जाओगे, इक्विलिब्रियम आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता रहेगा। ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अगर आप बहुत ज़्यादा ले लोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन अगर आपने बहुत ज़्यादा ले ली है, तो अपने आप से सिस्टम की टेंडेंसी क्या होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की। ठीक है। तो ये तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशंस हैं। प्रेशर्स की बात करते हैं। चेंजिंग द प्रेशर ऑन द सिस्टम। तो आज सिर्फ हम क्वालिटेटिव टर्म्स में बात करेंगे लीच-एटलियर्स प्रिंसिपल की। ये जो जितनी भी चीज़ें अभी मैं बता रहा हूँ, ये नेक्स्ट क्लास में हम क्वांटिटेटिवली देखेंगे, मैथमेटिकली देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। रिएक्शन कोशेंट की टर्म्स में समझेंगे, उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिलेट करेंगे। ये हमने रिएक्शन ली कि जहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन कर रही थी और अमोनिया बना रही थी। तो हमने सिस्टम पे टोटल प्रेशर बढ़ा दिया, इंक्रीजिंग द टोटल प्रेशर ऑन द सिस्टम। क्या होगा उससे? रिएक्शन कहाँ जाना चाहिए?
आपके पास यहाँ पे गैशियस मिक्सचर था जिसमें कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और एमोनिया थी, इक्विलिब्रियम में एक दूसरे के साथ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो पी एक्सटर्नल जैसे पहले 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम था, तो आपने अब प्रेशर बढ़ा दिया है, और प्रेशर बढ़ा के आपने लेट से कुछ भी कर दिया है, 2 एटीएम कर दिया या 3 एटीएम कर दिया या 10 एटीएम कर दिया। प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन कहाँ जाएगा? अब आपने प्रेशर बढ़ाया है, सिस्टम की टेंडेंसी क्या होगी कि ये चेंज को नलीफाई किया जाए, कैंसल आउट किया जाए। आपने अगर प्रेशर बढ़ाया है तो प्रेशर कम किया जाए। प्रेशर अब कैसे कम होगा? प्रेशर कम होगा बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ गैशियस मोल्स। आपने टोटल प्रेशर ऑन द सिस्टम बढ़ाया, सिस्टम की टेंडेंसी होगी कि इस प्रेशर को कम किया जाए। प्रेशर कैसे कम होगा? अगर आप गैशियस मोल्स कम करना शुरू कर दोगे। तो यहाँ का जो अगर प्रेशर हम देखें पी टोटल, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? टोटल नंबर ऑफ गैशियस मोल्स के प्रोपोर्शनल होगा। तो सिस्टम की टेंडेंसी होगी कि अगर प्रेशर बढ़ाया गया है तो प्रेशर कम करने के लिए वो रिएक्शन को उस वाली साइड लेके जाएगा जहाँ पे कम नंबर ऑफ गैशियस मोल्स हों। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, जैसे आप ये देख सकते हो कि रिएक्टेंट साइड आपके पास गैशियस मोल्स ज़्यादा हैं, और प्रोडक्ट साइड आपके पास जो गैशियस मोल्स हैं वो कम हैं। तो अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, नंबर ऑफ गैशियस मोल्स कम हो जाएंगे तो टोटल प्रेशर कम हो जाएगा। तो ऑन इंक्रीजिंग द टोटल प्रेशर ऑन द सिस्टम, रिएक्शन विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ lesser number of gaseous moles। अगर आप टोटल प्रेशर कम कर दोगे, लेट से आपने सडनली प्रेशर कम कर दिया है, प्रेशर कम करने से देखिए क्या होगा, सिस्टम की टेंडेंसी होगी कि प्रेशर अब बढ़ाया जाए। प्रेशर कैसे बढ़ेगा? सिस्टम कैसे प्रेशर बढ़ाएगा? वो नंबर ऑफ गैशियस मोल्स बढ़ाने शुरू कर देगा। तो टोटल मोल्स आपके बढ़ेंगे, जिसके कारण टोटल प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो वो पॉइंट आप खुद से लिख सकते हो। तो अभी तक हमने क्या देखा है कि अगर हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं, प्रोडक्ट ज़्यादा बनाना चाहते हैं, तो रिएक्टेंट या तो बहुत ज़्यादा ले लीजिए, प्रोडक्ट आप कंटिन्यूसली रिमूव कर दीजिए। अगर आप प्रोडक्ट कंटिन्यूसली रिमूव करते रहोगे या प्रोडक्ट आप कम कर दोगे एट इक्विलिब्रियम, तो सिस्टम की टेंडेंसी क्या होगी कि प्रोडक्ट और ज़्यादा बनाया जाए। सिमिलरली अगर आप रिएक्शन को बैकवर्ड लेके जाना चाहते हो, पीछे की तरफ पुश करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको, या आप कोई भी रिएक्टेंट रिमूव कर दो, नाइट्रोजन रिमूव कर दो या हाइड्रोजन रिमूव कर दो। सिस्टम की टेंडेंसी क्या होगी कि अगर आप नाइट्रोजन कम कर रहे हो तो नाइट्रोजन की भरपाई की जाए, नाइट्रोजन को बनाया जाए। बनेगी कैसे नाइट्रोजन? बाय टेकिंग दिस रिएक्शन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। फिर अगर हम टोटल प्रेशर ऑन द सिस्टम वेरी करवाते हैं, टोटल प्रेशर ऑन द सिस्टम अगर हम बढ़ाते हैं, तो सिस्टम की टेंडेंसी होगी टू रिड्यूस दिस प्रेशर। प्रेशर कैसे कम होगा? अगर हम नंबर ऑफ गैशियस मोल्स कम कर देंगे, तो रिएक्शन अपने आप उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे कम नंबर ऑफ गैशियस मोल्स प्रेजेंट होंगे। गैशियस मोल्स कम हो जाएंगे तो टोटल प्रेशर भी कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम प्रेशर कम करते हैं तो सिस्टम की टेंडेंसी होगी प्रेशर बढ़ाया जाए। प्रेशर कैसे बढ़ेगा? बाय टेकिंग द रिएक्शन टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन विच हैज मोर नंबर ऑफ गैशियस मोल्स। ठीक है, अब टेम्परेचर चेंज करने से देखते हैं। देखिए टेम्परेचर चेंज करने से क्या होगा, जैसे ये रिएक्शन ना एक्सोथर्मिक है,
आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, रिएक्शन कहाँ जाएगा? आपके पास नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया तीनों इक्विलिब्रियम में हैं एक दूसरे के साथ। आप टेम्परेचर देखो कैसे बढ़ाओगे, आप हीट ऐड करोगे। आपने अगर सिस्टम में हीट ऐड की है विद द इंटेंशन टू इंक्रीज द टेम्परेचर, सिस्टम की टेंडेंसी होगी कि टेम्परेचर ना बढ़ाया जाए, इस हीट को ना किसी और तरीके से यूज कर लिया जाए। तो हीट देखो कैसे यूज होगी, हीट यूज होगी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन एंडोथर्मिक साइड चला जाए तो हीट यूज हो जाएगी और टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ऐसा तो दो ही केसेस हो सकते हैं ना, या तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। आप टेम्परेचर इंक्रीज करवा रहे हो, आप टेम्परेचर कैसे इंक्रीज करवा रहे हो? यू आर एडिंग हीट। आप सिस्टम में हीट ऐड कर रहे हो और सिस्टम भी और हीट दे ही जा रहा है। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अगर रिएक्शन मान लो आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जा रहे थे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक है, मतलब ये सिस्टम आपको हीट दे रहा है, आप भी सिस्टम को हीट दे जा रहे हो, सिस्टम भी आपको हीट दे रहा है। ये क्या लॉजिक हुआ? सिस्टम अपोज थोड़ा ना कर रहा है, सिस्टम बोल रहा है कि अच्छा आप भी हीट दे रहे हो मैं भी हीट दूंगा। ऐसे थोड़ा ना होगा। होगा क्या एक्चुअल में? आप अगर हीट ऐड कर रहे हो टू इंक्रीज द टेम्परेचर, सिस्टम की टेंडेंसी होगी कि टेम्परेचर ना इंक्रीज किया जाए, उस हीट को किसी और पर्पस के लिए यूज कर लिया जाए। वो यूज कैसे होगी? इफ द रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो हमेशा जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, रिएक्शन मूव्स टूवर्ड्स एंडोथर्मिक साइड। या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस करवानी है तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए? देखो आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर आप कैसे इंक्रीज करवाओगे? ये सिस्टम का टेम्परेचर लेट से 25 डिग्री सेल्सियस पे इक्विलिब्रियम मेंटेन था, आपने टेम्परेचर बढ़ा के 125 डिग्री सेल्सियस कर दिया। टेम्परेचर आप कैसे बढ़ाओगे? आप बताओ। आप हीट ऐड करोगे ना सिस्टम में। अब सिस्टम की कोशिश रहेगी कि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो मैंने टेम्परेचर नहीं बढ़ने देना। तो टेम्परेचर कैसे नहीं बढ़ने देगी कि जो अमाउंट ऑफ हीट आप ऐड करोगे उसमें वो हीट यूटिलाइज हो जाए। वो हीट यूटिलाइज कैसे होगी? रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तब यूटिलाइज होगी या बैकवर्ड जाएगा तब यूटिलाइज होगी? बैकवर्ड जाने पे रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो बैकवर्ड जाने पे हीट अपने आप से एब्जॉर्ब हो जाएगी सिस्टम में विदाउट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। वो जो हीट है वो बेसिकली केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, रिएक्शन विल मूव इन द डायरेक्शन विच इज एंडोथर्मिक। या हम ये भी बोल सकते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर आप करवाना चाहते हो तो टेम्परेचर ज़्यादा कर दो। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवरेबल एट हाई टेम्परेचर्स एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहाँ पे फेवरेबल होंगे? लोअर टेम्परेचर्स पे। देखो सिस्टम ना हमेशा कोशिश करता है नलीफाई करने की, वो नलीफाई एक्चुअल में पूरे तरीके से कभी भी नहीं कर पाता। सिस्टम ट्राई जरूर करता है अपोज करने की। इसको दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है ना, बिल्कुल ठीक लिखी है। इसको हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में देखो किस तरीके से देखते हैं। आपको लास्ट लेक्चर में ये इक्वेशन मैंने बताई थी, ln K2/K1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन R 1/T1 माइनस 1/T2। और हमने क्या देखा था कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है,
मतलब डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो आप, अगर T2 T1 से ज़्यादा है तो दिस मीन्स K2 विल बी ग्रेटर देन K1। ऐसा था, ये हमने लास्ट वाले लेक्चर में देखा था। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखो क्या है। इट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है एट हायर टेम्परेचर वो ज़्यादा होगी इफ द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। डेल्टा एच अगर ग्रेटर देन 0 है तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर बढ़ रहा है तो दिस मीन्स कि जो प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन है वो पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा हो रही है, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है। तो K1 कम है, K2 ज़्यादा है। तो K2 पे एट टेम्परेचर T2 प्रोडक्ट्स अब ज़्यादा हैं, रिएक्टेंट्स कम है। तो प्रोडक्ट्स अगर ज़्यादा हुए तो रिएक्शन कहाँ गया होगा जब आप T1 से T2 गए हो? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये वैन हॉफ इक्वेशन थी जो हमने लास्ट लेक्चर में की थी। तो ये सब रिलेट होता है एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो इसमें ली चटलियर्स प्रिंसिपल में जितना भी हमने अभी तक डिस्कस किया उतना क्लियर है। ये भी काफ़ी डिटेल में करेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में। कंसंट्रेशन कम करोगे, सिस्टम की कोशिश रहेगी कंसंट्रेशन बढ़ाने की। प्रेशर अगर आप कम करोगे, सिस्टम की कोशिश रहेगी प्रेशर बढ़ाने की। और प्रेशर अगर आप ज़्यादा करोगे तो सिस्टम की कोशिश रहेगी प्रेशर कम करने की। प्रेशर कम या ज़्यादा कैसे हो सकता है? बाय टेकिंग द रिएक्शन इन द डायरेक्शन बाय चेंजिंग द टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। तो अगर प्रेशर आपने ज़्यादा करना है, सिस्टम ने प्रेशर ज़्यादा करना है, तो वो नंबर ऑफ गैसियस मोल्स बढ़ाएगा एंड वाइस वर्सा। और टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो रिएक्शन हमेशा एंडोथर्मिक साइड ही मूव करेगा। ये हमने लास्ट लेक्चर में वैन हॉफ इक्वेशन देखी थी कि अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, डेल्टा एच हमारा पॉजिटिव है, तो K2 विल बी ग्रेटर देन K1। अगर K2 K1 से ज़्यादा है तो आप देखिए प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन अब ज़्यादा हो गई है पहले के कंपैरिजन में, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है। K1 स्मॉल है तो इसका न्यूमरेटर कम होगा, डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा। K2 अगर ज़्यादा है तो डेफिनेटली जो P2 है वो P1 से ज़्यादा है और R2 R1 से कम है। रिएक्टेंट अब कम हो गया, प्रोडक्ट ज़्यादा हो गया एट स्टेज 2। तो दिस मीन्स कि स्टेट 1 के कंपैरिजन में स्टेट 2 पे प्रोडक्ट ज़्यादा है, रिएक्टेंट्स कम है, रिएक्शन फॉरवर्ड ही गया होगा। ठीक है, काफ़ी है आज के लिए। अगर प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट जाएगा तो रिएक्शन बैकवर्ड होगा, अगर रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाएगा तो फॉरवर्ड होगा। ओके, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। लेक्चर इज ओवर।